नमस्कार मित्रों, ज्ञानशाला एकेडमी में आप सबका स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में हमने देखा कि किस प्रकार यूरोपीय शक्तियां भारत आईं और किस प्रकार भारत के व्यापार तथा राजनीति पे कमांड करना चाहती हैं और इसके लिए पहले उन्हें आपस में ही संघर्ष करना पड़ा। हमने यह भी देखा कि किस प्रकार अंग्रेजों ने अन्य यूरोपीय शक्तियों को पछाड़ते हुए भारत में सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली यूरोपीय शक्ति के रूप में अपनी जगह बना ली थी। हमने यह भी बात की थी कि अंग्रेज जब भारत आए थे तो उन्हें अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित करने हेतु भारतीय रियासतों से भी संघर्ष करना पड़ा था। जो महत्वपूर्ण भारतीय रियासतें थीं उनसे भी संघर्ष करना पड़ा। आज इस लेक्चर में हम यही बात करेंगे कि वो कौन सी प्रमुख रियासतें थी जिनसे अंग्रेजों को संघर्ष करना पड़ा, किन भारतीय रियासतों से अंग्रेजों का संघर्ष पड़ना महत्वपूर्ण है। तो जो हम पढ़ेंगे वो बंगाल, मैसूर, मराठा, सिंध और सिख, सबसे महत्वपूर्ण यही जो रियासतें थी जिसपे अंग्रेजों ने अपना नियंत्रण कर लिया। तो अंततः भारत के भी राजनीतिक परिदृश्य पे पूरा नियंत्रण कर लिया। इन सबको हम आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार अंग्रेजों ने इन सभी क्षेत्रों पर आधिपत्य करने हेतु अपनी वही रणनीति अपनाई जिसकी हमने देखी पहले ही बात की थी। क्या थी वो? युद्ध और संधि। युद्ध और संधि करते थे अंग्रेज। युद्ध करते थे जब खुद को शक्तिशाली समझते थे, फिर संधि भी करते थे। परंतु इस रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा और था उनका षड्यंत्र, जो हम यहां पर बहुत साफ तरीके से देखेंगे। जब भारतीय रियासतों वाली बात आती, कैसे षड्यंत्र का प्रयोग करके वो भारतीय रियासतों को एक एक करके अपनी मुट्ठी में लेते जाते हैं। हालांकि युद्ध और संधि की जहां तक बात है, ये तो रणनीति का हिस्सा होता। भारतीय शासक भी इस बात को जानते हैं कि तलवार से ज्यादा धार चलाने वाले की सोच में होनी चाहिए, और युद्ध और संधि तो उसका हिस्सा है रणनीति का। परंतु षड्यंत्र, अंग्रेजों के षड्यंत्र का इन भारतीय राजाओं के पास कोई जवाब नहीं। तो हम यही देखेंगे, इन्हीं कुटिलताओं को ना समझ पाने के कारण एक एक करके भारत की रियासतें अंग्रेजों के सामने हारती चली जाती हैं। इस लेक्चर में हम मुख्यतः बंगाल के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन बंगाल को पढ़ने से पहले हम यह देख लेते हैं कि जब मुगल कमजोर होने लगे तो मुख्य कितनी प्रकार की रियासतें अस्तित्व में आई। तो मुख्यतः तीन तरह की उस समय रियासतें आप मान सकते हैं थी, जो महत्वपूर्ण रियासतें थीं। पहली थी उत्तराधिकार राज्य, जो मुगल साम्राज्य के प्रत्यक्ष नियंत्रण से छूट गए थे। जो राज्य जैसे कि जो अभी नए नए बन रहे थे, जो मजबूत हो गए थे, पहले मुगल साम्राज्य के नियंत्रण में थे लेकिन धीरे धीरे उनके हाथ से जाते रहते। इनमें से अवध, बंगाल और हैदराबाद प्रमुख थे। दूसरी प्रकार की रियासतें स्वतंत्र राज्य थीं, जो प्रमुख रूप से मुगल साम्राज्यों के प्रांतों पर नियंत्रण में के आने से हुई थी। एग्जाम्पल इनमें मैसूर, केरल और राजपूत राज्य थे। और कुछ जो तीसरे प्रकार के राज्य थे जो मुगलों के हाथ में कभी नहीं आए थे और विद्रोहियों की तरह मुगलों के समय में रहे थे, वो थे मराठा, पंजाब और जाट जैसे राज्य। तो मुख्यतः तीन प्रकार की रियासतें थीं। अब हम बात करेंगे सबसे पहले बंगाल की। बंगाल का संस्थापक माना जाता था मुर्शीद कुली खान को, जो 1717 में वहां का नवाब बनता है। पहले ये समझ लेते हैं आखिर बंगाल इतना महत्वपूर्ण क्यों था। उसका एक कारण तो यह था कि बंगाल मुगलों के जितने भी प्रांत थे उनमें सबसे बड़ा था और सबसे समृद्ध था। बंगाल उतना ही नहीं था जितना आज ये दिखाई देता है। वस्तुतः उसमें आज का जो बिहार, बंगाल और उड़ीसा और आज का जो बांग्लादेश है, ये सभी शामिल थे उस समय के। देखिए मैप में आपको दिख रहा होगा कि ये जो इसका इलाका था ये बहुत बड़ा था। साथ ही कलकत्ता पत्तन भी बंगाल में पड़ता। तो कलकत्ता पत्तन का महत्व तो आप समझ सकते हैं कि व्यापार हेतु बहुत महत्वपूर्ण पोर्ट था। तो होता यह है कि 1717 में मुर्शीद कुली खान यहाँ का नवाब बनता है। हालांकि मुर्शीद कुली खान को 1700 में ही बंगाल का दीवान बनाया गया था, लेकिन 1717 में फर्रुखसियर उसे नवाब घोषित करता है। उसके बाद शाह सूजा 14 वर्षों तक शासन करता है, जो इसका दामाद था। उसके बाद इसका बेटा सरफराज खान कुछ समय के लिए बंगाल का नवाब बनता है। पहले समझ लीजिए, ये जो मुर्शीद कुली खान थे और शाह सुजा, ये बहुत ही योग्य नवाब थे। और उसके बाद सरफराज खान बनता है शाह सुजा के बाद, जो कि शाह सुजा का बेटा था। लेकिन एक और व्यक्ति था, वो था अलीवर्दी खान, जिसे शाह सुजा ने अपना आर्मी चीफ बनाया था और बाद में वो बिहार राज्य का उप सूबेदार भी बन गया था। वह खुद नवाब बनना चाहता था। भाई एक बात समझ लीजिए, जो सेनापति है वो राजा बनना ही चाहता है। अगर राजा को आप कमजोर पाते हैं, याद करिए जो आपने देखा था, भल्लाल हमेशा चाहेगा वो बाहुबली का पद ले ले, और यही हुआ। अलीवर्दी ने भी यही चाहा और सरफराज को वो मार देता है और खुद नवाब बन जाता है। हमेशा सेनापति सत्ता परिवर्तन का चाहता है। यही आज के परिप्रेक्ष्य में आप जब देखेंगे, जैसे म्यांमार में जो सत्ता परिवर्तन हुई है, सेना जो सत्ता पलट देती है, वो यही चीज तो है। इतिहास में भी हम इस चीज को बार बार देखते हैं।
अलीवर्दी खान भी एक योग्य शासक था, यानी कि अभी तक जो 3 प्रमुख नवाब बने, मुर्शीद कुली खान, शाह शुजा व अलीवर्दी, काफी योग्य थे। अलीवर्दी के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है 1756 में। अगर हम कालक्रम की बात कर लें तो मुर्शीद कुली खान 1717 से 27 तक, शुजाउद्दीन 27 से 39 तक, सरफराज खान 1-1.5 वर्षों के लिए बनता है, फिर अलीवर्दी खान 40 से 56 तक और सिराजुद्दौला 56 से 57 तक। ये कालक्रम है। यूपीएससी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कालक्रम, लेकिन हाँ स्टेट पीसीएस के लिए जानना आपके लिए जरूरी है। अब बंगाल में जरा अंग्रेजों की गतिविधि को समझ लेते हैं। अंग्रेजों को औरंगजेब के समय से ही कुछ कुछ सुविधाएं बंगाल में व्यापार की मिलने लगी थी, लेकिन इसी वक्त अंग्रेजों ने एक बड़ी हिमाकत कर दी थी। 1686 में अंग्रेजों ने हुगली को लूट कर हुगली पर नियंत्रण करना चाहता, तो भाई अब औरंगजेब जैसा शक्तिशाली जब राजा है, लेकिन एक गलती कर दी थी अंग्रेजों ने, हुगली को 1686 में लूटने की कोशिश की। तो लोग, जनता हाथ जोड़ के खड़ी हो गई कि महाराज ये तो मुगल साम्राज्य में आप ये क्या तीर मचा रहे हैं। तो अंग्रेज कहे कि भाई कौन मुगल साम्राज्य, कौन है राजा, कोई मुगल साम्राज्य हम नहीं मानते, हम ही है राजा। ये खबर जब औरंगजेब के पास पहुंची तो औरंगजेब ने कहा अच्छा ऐसी बात क्या, मेरे इलाके में आके मेरा नाम पूछ रहे हो। और औरंगजेब ने फिर मजा चखाने की सोच ली। अंग्रेजों को मुगल सेना ने बुरी तरह हरा दिया और उन्हें बंगाल से निष्कासित कर दिया। फिर आप तो जानते हैं अंग्रेजों की नीति। जॉब चारनॉक फिर पहुंच गया, कहा प्रभु बहुत बड़ी गलती हो गई, बड़ी मिस्टेक हो गई सर, हमसे जो गलती हुई ना इसके लिए हमें माफ कर दीजिए। तो अंततः 1690 के आसपास सूतानाती एक जगह है बंगाल में, वहां पर अंग्रेजों को या फिर जॉब चारनॉक को कह लीजिए एक कोठी खोलने की अनुमति मिल जाती है। और बाद में इतना हाथ पांव जोड़ना शुरू करते हैं, बार बार गिड़गिड़ाना शुरू करते हैं कि बाद में एक बंगाल का सूबेदार था अजीमुशान, उसने सूतानाती के आसपास 2 और गांव कालीकाता और गोविंदपुर की जमींदारी अंग्रेजों को सौंप दी। और इन्हीं तीनों गांवों को मिला के कलकत्ता शहर की स्थापना होती है 1700 के आसपास। और 1700 में प्रथम प्रेसिडेंसी नगर भी बनता है कलकत्ता। तो यहां तक तो बात चल रही थी, लेकिन असली जो गेम चेंजिंग बात होती है वो होती है 1717 में, जब फर्रुखसियर एक दस्तक या परमिट जारी करता है। यानी कि 1717 में जब फर्रुखसियर परमिट जारी करता है तो असली बात वहां से बदलती है। इस परमिट में बंगाल में कंपनी को मुक्त व्यापार की अनुमति मिल गई थी और बदले में सिर्फ 3000 का वार्षिक कर देना होता था कंपनी को, मुगल साम्राज्य को। वहीं सूरत में कंपनी को सभी करों से मुक्ति मिल गई थी, वहां से 10,000 वार्षिक कर देना होता था केवल, और उसके बाद कर मुक्त आप व्यापार कर सकते हैं। और एक जो महत्वपूर्ण बात थी इस परमिट के द्वारा, बंबई में कंपनी द्वारा ढाले गए सिक्के संपूर्ण मुगल साम्राज्य में चलाने की अनुमति मिल गई थी। यानी कि ये जो 3 महत्वपूर्ण मांगे मान ली थी मुगल साम्राज्य ने अंग्रेजों की, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मांगे हैं। ये मांगे इतनी महत्वपूर्ण थी कि ब्रिटिश इतिहासकार एक हुआ है मॉर्म, उसने तो इसे कंपनी का मैग्ना कार्टा बोला था, क्योंकि कंपनी का ये जो मैग्ना कार्टा था इसी ने राह प्रशस्त की थी कंपनी की भारत में सत्ता स्थापित करने की। मोटी मोटी राह यहीं से प्रशस्त हो रही है, इसीलिए मैग्ना कार्टा माना जाता है। लेकिन होता यह है कि फर्रुखसियर का जो परमिट जारी होता है इसका प्रयोग गलत तरीके से कंपनी के अधिकारी करने लगते हैं, अपने ही व्यक्तिगत व्यापार के में इसका प्रयोग करने लगते हैं, जो बाद में बंगाल के नवाबों के लिए एक सरदर्द बन जाता है। यानी कि एक तो बंगाल के नवाब इस परमिट को लेकर पहले ही नाराजगी है उनके अंदर, क्योंकि बात को समझिए, क्योंकि जब परमिट जारी हो रहा है उसी के समय देखिए 1717 में नवाब भी बन रहा है मुर्शीद कुली खां। यानी कि वहां से बंगाल पर अब कुछ मजबूत नवाबों का अधिकार होने लगा। ऐसे में राजस्व कर मुक्त व्यापार जो कंपनी करना चाह रही थी वो उन्हें नागवार गुजर रहा था वहां के नवाबों को, क्योंकि एक तो उससे उनके राजस्व का घाटा हो रहा था। तो यहां तक भी वो बात सह लेते, लेकिन समस्या हो गई कि वो इस परमिट का प्रयोग भी अपने व्यक्तिगत निजी व्यापार के लिए करने लगे। तो ये बात तो नवाब जो भी थे वो सबके लिए सरदर्द बना हुआ था। ये सरदर्द मुर्शीद कुली खां से लेकर अलीवर्दी खां तक बना रहता है। उसी के साथ जब सिराज नवाब बनता है तो होता यह है कि अंग्रेज एक घटना और करते हैं, किलेबंदी शुरू कर देते हैं अंग्रेज बंगाल में। एक्चुअली हुआ ये था, याद कीजिए जब हमने तृतीय कर्नाटक युद्ध पढ़ा था तो देखा था कि 1755-56 के आसपास अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध की शुरुआत हो गई थी और उसका असर भारत में भी पड़ता है। तो उसी के साथ थर्ड कर्नाटक युद्ध शुरू हो जाता है। वहीं दूसरी ओर बंगाल में भी दोनों यूरोपीय शक्तियां कब न कब आमने सामने आ जाए, इसलिए दोनों यूरोपीय शक्ति अपने अपने किले को मजबूत कर रही थी। परंतु ये सब पसंद नहीं आ रहा था सिराज को। भाई आएगा भी कैसे, क्योंकि उसी की
जमीन पर जहां का वो नवाब है, दो लोग अपनी अपने किले बनाने लगे, अपनी अपनी सेना रखने लगे, तो तनाव तो होना था। और उसने ये दोनों कंपनियों को ऐसा करने के लिए मना किया। फ्रांसीसी तो मान गए परंतु अंग्रेज नहीं माने, और यहीं से नवाब और अंग्रेजों के बीच में बहुत ही तनाव और संघर्ष की शुरुआत हो जाती है। और इसी से नाराज होकर सिराजुद्दौला अंग्रेजों पर यानी कि फोर्ट विलियम पर आक्रमण कर देता है। अंग्रेजों को ऐसा नहीं लगता था कि सिराजुद्दौला एकदम से आक्रमण कर देगा, तो होता यह है कि बहुत से अंग्रेज किला छोड़ के भाग जाते हैं, और जो अंग्रेज बचते हैं, कहा यह जाता है कि उनमें से 146 लोगों को किले में एक जगह बंद कर दिया जाता है, और जिससे उनकी मौत हो जाती है, जिसे ब्लैक होल की घटना कहा जाता है। 146 में से केवल बताते हैं 23 लोग ही जिंदा बचे थे। हालांकि इस घटना का वर्णन बहुत स्पष्ट नहीं है इतिहास में, लेकिन कुछ ब्रिटिश इतिहासकारों ने, उसमें भी हैवलॉक नाम का एक जो व्यक्ति था जो बताता था कि मैं उस कोठरी में मैं स्वयं भी बंद था, वो उसका वर्णन मिलता है। भारतीय इतिहासकारों का इसके बारे में बहुत वर्णन नहीं मिलता है। तो कुल मिला के ये घटना घट जाती ब्लैक होल की, और साथ ही जो अंग्रेज भागे रहते हैं वो हुगली के दक्षिण में एक फुल्टा द्वीप था, वहां पर अंग्रेजों के जो भागे होते हैं वो वहां पहुंच जाते हैं। और नवाब क्या गलती कर देता है, जब फोर्ट विलियम छोड़ के अंग्रेज भागते हैं तो उसे लगता है हमारी जीत हो गई, और वो फुल्टा से खदेड़ता नहीं है, और उसे लगता है हमारी जीत हो गई। जैसे यहां देखिए, गोल इन्होंने बचा लिया, इन्हें लग रहा है कि बचा लिया, लेकिन देख नहीं पा रहे हैं कि गोल पोस्ट में बॉल फिर चलती चली जा रही है। यही गलती नवाब सिराजुद्दौला करता है। यानी कि इतिहास से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि अपनी उपलब्धियों का बहुत जल्दी हमें खुशियां नहीं मनाने लगना चाहिए। जैसे कुछ लोग पीटी पास कर लेते हैं तुरंत खुश हो जाते हैं, नहीं भैया रुको थोड़ा, अभी लड़ाई और भी लंबी है। तो कुल मिला के ये घटना घटती है, नवाब निश्चिंत हो जाता है, लेकिन वहीं पर मद्रास प्रेसिडेंसी में जब ये खबर पहुंचती है, और खास कर ब्लैक होल की घटना का वर्णन ऐसे करते हैं लोग। बहरहाल आते हैं फिर से बंगाल की कहानी पे। जब मद्रास प्रेसिडेंसी पर यह खबर पहुंचती है कि सिराज ने फोर्ट विलियम को खाली करा लिया है, साथ ही ब्लैक होल की घटना के बारे में खबर पहुंचती है, उसे बढ़ा चढ़ाकर कहिए या फिर जो भी घटना थी उसके बारे में जब खबर पहुंचती है, तो ये बात पूरी ब्रिटेन की प्रतिष्ठा का बन जाता है। और मद्रास से दो टुकड़ियां चलती हैं, एक थलमार से क्लाइव की और दूसरी नौसेना बेड़ा चलता है वॉटसन के नेतृत्व में। क्लाइव और वॉटसन की संयुक्त शक्ति का सामना सिराज कर नहीं पाता है, क्योंकि सिराज तो पहले से सेलिब्रेट कर रहा है, उसे लग रहा है कि हम तो जीत गए हैं, और अदूरदर्शिता दिखाता है, वो तैयारी कर ही नहीं रहा होता है। तो जब ऐसी दो शक्तिशाली टुकड़ियां पहुंच जाती हैं अंग्रेजों की एकदम से, तो सिराज बुरी तरह हारने लगता है, और अंततः सिराज को पीस क्लॉज पर साइन करना पड़ता है, जिसे अली नगर की संधि कहा जाता है, जो फरवरी 1757 में की जाती है। इस संधि में यह सहमति बन जाती है कि अंग्रेजों को फर्रुखसियर का जो शाही फरमान था उसके अनुसार करमुक्त व्यापार करने दिया जाएगा, साथ ही अंग्रेजों को किलेबंदी का अधिकार भी मिल जाता है। बदले में अंग्रेजों ने भी यह वादा किया कि सिराज के दुश्मनों को शरण नहीं देंगे और फ्रांसीसी कंपनी को बंगाल के अंदर तंग नहीं करेंगे। भले ही कर्नाटिक रीजन में जो भी राइवलरी इन दोनों शक्तियों की चल रही, लेकिन चूंकि देखिए फ्रांसीसी अब तक समीप आ चुके हैं सिराज के, क्योंकि वो सिराज की बातें मान रहे थे। और यही हम देखेंगे कि प्लासी के युद्ध में फ्रांसीसी शक्ति भी सिराज का साथ दे रही है, तब भी वो हार जाता है, वो अलग बात है। कुल मिला के फ्रांसीसी अब तक काफी दोस्त बन चुके थे सिराज के, और इसीलिए सिराज उनके लिए संरक्षण मांगता है कि उनके किले या उनकी कोठी या उनका जो भी इलाका है वहां पे आक्रमण अंग्रेज नहीं करेंगे, और अंग्रेज इस बात से सहमत भी हो जाते हैं। तो यहां तक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा खत्म होता है, एक बहुत महत्वपूर्ण चरण खत्म होता है जब अली नगर की संधि हो जाती है। तो हमने अभी तक देखा कि बंगाल में किस तरह से अंग्रेज आते हैं, और अली नगर की संधि तक की हमने कहानी देखी। अब आगे हम देखेंगे कि ये संधि होने के बाद भी आखिर प्लासी का युद्ध क्यों हो जाता है, क्योंकि ध्यान रखिएगा फरवरी 1757 में संधि हो रही है, और प्लासी का युद्ध जो हो रहा है वो जून 1757 में ही हो जा रहा है। यानी कि जो 3-4 महीने के बीच में ऐसा क्या होता है कि युद्ध की एक संधि के बाद पुनः युद्ध की स्थिति बन जाती है। आशा करता हूं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और अधिक से अधिक लोगों को इससे जोड़ने का प्रयास करें, ताकि ज्ञान की धारा रुकने ना पाए और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाए। जय हिंद।